हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या लिख लिए थे? राज्यपाल हो गया था कंप्लीट। आज के क्लास में हम लिखेंगे चीफ मिनिस्टर के बारे में। हेडिंग डालिए मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद हो गया। डैश दे के पहले कुछ इंट्रो लिखिए, बाद में आगे समझाते हैं। डैश दे के लिखिए। संविधान द्वारा सरकार की संसदीय व्यवस्था में, संविधान द्वारा सरकार की संसदीय व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में, संविधान द्वारा सरकार की संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल संविधान द्वारा सरकार की संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख होता है। इस प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति इस प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति उसी तरह है। राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति उसी तरह है जिस प्रकार प्रधानमंत्री का केंद्र में। राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति उसी तरह है जिस प्रकार प्रधानमंत्री का केंद्र में। जिस प्रकार प्रधानमंत्री का केंद्र में। प्रधानमंत्री का केंद्र में। बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे। अच्छा, पीछे क्लास में हम प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री का चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे भी देखिए कि जो सेंट्रल कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है या देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो वो कौन होता है भाई? राष्ट्रपति। जबकि वास्तविक शक्तियाँ प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद के हाथों में निहित होती है। मतलब ज़्यादातर डिसीजन लेने का अधिकार सब मंत्री परिषद के हाथ में है। वैसे ही अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में संवैधानिक प्रमुख या राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल, कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति होता है किसके पास? मुख्यमंत्री के पास। तो ठीक उसी प्रकार जैसे केंद्र में राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल और चीफ मिनिस्टर होगा। कोई दिक्कत परेशानी? तो वही बात नीचे भी लिखे हैं कि जो स्थिति सेंट्रल में प्रधानमंत्री को, वही स्थिति राज्य में किसके पास है? चीफ मिनिस्टर के पास है। कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट हेडिंग डालिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति। हेडिंग है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति। आर्टिकल लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं अनुच्छेद 164। आर्टिकल 164 अनुच्छेद 164। चलिए बोर्ड पे देखिए। अब देखो, जैसे जैसे प्राइम मिनिस्टर के साथ चीजें फॉलो हुई, वैसे ही चीफ मिनिस्टर के साथ फॉलो होगी। पीछे क्लास में प्राइम मिनिस्टर के चैप्टर में हम पढ़े थे कि एक बात तो पार्लियामेंट में पढ़े थे कि 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन जो प्रधानमंत्री के लिए भी प्रधानमंत्री के चैप्टर में पढ़े थे कि प्रधानमंत्री का कोई स्पेशल चुनाव की चर्चा नहीं किया गया। सिर्फ आर्टिकल 75 में ये चर्चा किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब ये कैसे चुनाव होगा, कैसे नहीं होगा, ये संविधान में कोई बात नहीं लिखा गया कि प्रत्यक्ष होगा कि अप्रत्यक्ष होगा कि किस प्रकार से होगा। संविधान डायरेक्ट बोलता है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति इस बात के लिए फ्री नहीं है कि जिसको मर्जी उसको प्रधानमंत्री के पद पर क्या कर दे? नियुक्त कर दे। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जिसका लोकसभा में क्या हो? बहुमत हो।
कोई दिक्कत। लोकसभा में बहुमत हो। इसी के साथ हमें भी डिस्कस किए थे कि राज्यसभा में बहुमत नहीं, पार्लियामेंट में बहुमत नहीं, सिर्फ और सिर्फ बात करना है कहाँ पे बहुमत हो, लोकसभा में बहुमत हो। बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1, यानी जितनी सीट है उसका 50% प्लस 1 जिसके पास है, तो फिर उसका कोई ना कोई एक व्यक्ति क्या बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा। लोकसभा के सेंस में ले तो लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या है 543, और इसकी बहुमत पे हम बात किए तो बहुमत हो गया 272। यदि जिस भी पार्टी के पास 272 या इससे अधिक सीट है तो फिर उसका एक कोई व्यक्ति क्या बनेगा भाई, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब अगर हम बात करें राज्य के लिए, राज्य में तो राज्य में देखो, जैसे केंद्र में विधायिका के लिए पार्लियामेंट है, वैसे राज्य में विधायिका के लिए आपको पता है कि राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल। आगे ये अगला टॉपिक है ये आपको चीफ मिनिस्टर के बाद। अब राज्य विधानमंडल के साथ कंडीशन है कि अधिकांश जगहों पर यह एक सदनीय है, जहाँ पे सिर्फ है विधानसभा। क्या है भाई, विधानसभा। जहाँ पे जो लोग जाकर बैठते हैं उसको हम बोलते हैं एमएलए। भारत का भी 6 स्टेट में बात करें तो 6 स्टेट्स में भी विधान परिषद भी है, मतलब विधान परिषद। यहाँ पे जो लोग जाकर बैठते हैं उनको बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और यहाँ पे जो लोग बैठते हैं उनको बोलते हैं एमएलए। अब पार्लियामेंट के साथ ऐसा कंडीशन नहीं है कि राज्यसभा के लोग के लिए अलग और लोकसभा के लिए अलग। पार्लियामेंट में जितने सारे मेंबर है सबको संयुक्त, मतलब सांसद बोला जाता है, सांसद। यहाँ पे नाम अलग अलग है, एमएलए, एमएलसी, लेकिन वहां पे बोला जाता है सांसद। लोकसभा का है तो लोकसभा का सांसद, राज्यसभा का है तो राज्यसभा के सांसद। तो उसके आप नेम प्लेट गाड़ी पर देखेंगे तो वहां पे लिखा होगा लोकसभा का सांसद, राज्यसभा का सांसद। लेकिन इनको देखेंगे तो लिखा होगा एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। पूरे भारत की जितनी सारी मतलब विधानमंडल है, उन विधानमंडलों में 6 ऐसे विधानमंडल हैं जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है। 6 राज्यों की अगर बात करें तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। अब ये विधान परिषद वाले चैप्टर जब नेक्स्ट देखेंगे वहां पे पता चलेगा कि इसके गठन और मतलब बाकी स्टेट में विधान परिषद क्यों नहीं है और बाकी स्टेट में क्यों है, वो नेक्स्ट लेक्चर में 1-2 दिन में वो आ जाएगा। तो 6 स्टेट में विधान परिषद भी है, बाकी सभी स्टेट में तो विधानसभा है ही। अब राज्य में बात करें तो अच्छा बोले थे कि आप सेंट्रल से स्टेट तक पहुंचना है तो 89 आर्टिकल ऐड करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। तो 75 में था कि राज्यपाल प्राइम मिनिस्टर की क्या करेगा, नियुक्ति। तो यहाँ राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करेगा, तो इसमें 89 ऐड करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे 164। यानी जो चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति होगा वो कौन करेगा, राज्यपाल। तो प्राइम मिनिस्टर के समान ही व्यवस्था है कि चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति और चुनाव, मतलब चुनाव वगैरह के लिए कोई विशेष प्रावधान की चर्चा नहीं किया गया है। कहने का मतलब कि प्रत्यक्ष होगा कि अप्रत्यक्ष होगा, जनता चुनेगी कि जनता नहीं चुनेगी, संविधान में इसका कहीं चर्चा नहीं किया गया। आर्टिकल 164 यानी अनुच्छेद 164 में सिर्फ इतना कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। लेकिन जैसे कंडीशन प्राइम मिनिस्टर के लिए अप्लाई था वैसे सेम कंडीशन चीफ मिनिस्टर के लिए भी अप्लाई है कि राज्यपाल फ्री नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री क्या कर दे, नियुक्त कर दे। राज्यपाल उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जिसका विधानसभा में क्या हो, बहुमत। जैसे प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति के लिए लोकसभा में बहुमत अनिवार्य था, वैसे चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति के लिए विधानसभा में बहुमत होना चाहिए। अगर एक ऑप्शन में आ जाता है कि विधान परिषद का बहुमत हो तब भी गलत है, अगर आ जाता है कि विधानमंडल में बहुमत हो तब भी गलत है। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए यानी राज्यपाल उसी व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर नियुक्त करेगा जिसका विधानसभा में क्या हो, बहुमत हो। और बहुमत मतलब 50% प्लस 1। कोई दिक्कत परेशानी। तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया। आर्टिकल 164 में सिर्फ इतना बताया गया है कि राज्यपाल चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, लेकिन राज्यपाल इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देगा। राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा जिसका विधानसभा में क्या हो, बहुमत। कोई दिक्कत परेशानी। विधानसभा में बहुमत होगा तो फिर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। एग्जाम्पल हम लेते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव, अभी लेटेस्ट 2022 में ही हुआ है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव अगर हम ले 2022 तो इस यहाँ पे सीटों की संख्या है 403, मतलब यहाँ पे 403 एमएलए का क्या होगा, चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में टोटल सीट है 403। बहुमत के लिए अभी बोले कि बहुमत हो तो यानी 50% प्लस 1। 403 का अगर 50% प्लस 1 करेंगे तो ये कितना होगा, 202।
कोई दिक्कत पर नहीं। कहने का मतलब जिस भी पार्टी के पास 202 या 202 से अधिक सीटें हैं तो ऐसा माना जाएगा कि विधानसभा में उनका क्या है, बहुमत है। अब चूंकि विधानसभा में बहुमत है तो राज्यपाल को कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 164 में तो यही बात लिखा गया है कि जिसका विधानसभा में बहुमत होगा उस व्यक्ति को क्या बनाया जाएगा, चीफ मिनिस्टर। आर्टिकल 164 में तो यही लिखा गया है ना। तो यहाँ पे कायदे से हिसाब से देखा जाए तो जिस पार्टी के पास भी 202 या 2 से अधिक सीट होगा उसका कोई एक मेंबर क्या बन जाएगा, चीफ मिनिस्टर। कोई दिक्कत पड़ सकता है। नेक्स्ट, अब मान लीजिए चुनाव संपन्न हुआ, मानिए नहीं, चुनाव संपन्न हुआ उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव, और इस चुनाव का परिणाम आया, और इस चुनाव के परिणाम में इस 403 सीटों में से बीजेपी को इसमें से बीजेपी को मिल गया, यहाँ पे लिख रहे हैं बीजेपी को इसमें से मिल गया लगभग 255 सीट। कोई दिक्कत परेशानी। बाकी इसमें अलायंस के साथ कुछ पार्टियां थी, और नीचे सपा को था, सपा मतलब समझ ना, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, इनके पास सीट था लगभग 111। कोई दिक्कत। कांग्रेस के पास भी कुछ सीट थी, अदर पार्टियों के पास कुछ सीटें थी। तो बहुमत के लिए कितना चाहिए था, 202। बीजेपी के पास कितना है, 255। तो बहुमत से तो ऑलरेडी काफी ज्यादा है, तो फिर उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो फिर यहाँ पे राज्यपाल को कुछ नहीं दिमाग लगाना है भाई, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 164 में लिखा ही है कि जिसका विधानसभा में क्या हो, बहुमत हो। तो विधानसभा में चूंकि इनका बहुमत है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। जैसे चुनाव संपन्न होगा तो पार्लियामेंट में पढ़े थे कि संसदीय दल का क्या होता है, मीटिंग, वहां से एक प्राइम मिनिस्टर का नाम प्रस्तावित किया जाता है, फिर लोगों का सिग्नेचर होता है, फिर दावा पेश किया जाता है। तो सेम प्रक्रिया यहाँ पे भी अप्लाई होगा। चुनाव संपन्न हुआ, रिजल्ट परिणाम आया, उसके बाद से इन 255 एमएलए, बीजेपी के एमएलए का एक मीटिंग होगा, विधानसभा या विधायकों की एक मीटिंग होगा। उस मीटिंग में फिर उसी में से एक व्यक्ति खड़ा होगा और किसी पर्सनल जिसको चीफ मिनिस्टर बनाना है उसका नाम प्रस्तावित कर देगा, प्रस्तावित करेगा कि योगी आदित्यनाथ को हमको चीफ मिनिस्टर बनाना है। नाम प्रस्ताव सबसे ऊपर, उनका नाम चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। फिर नीचे बाकी जितने सारे लोग हैं जो इनको समर्थन देते हैं सब इस पे क्या करेंगे, हस्ताक्षर। तो ये बाकी 254 लोग इस पे क्या करेंगे, हस्ताक्षर। फिर ये लिस्ट पहुंचाया जाएगा राज्यपाल के पास और ये दावा पेश करेंगे कि हमारे पास बहुमत है और हमारे इस व्यक्ति को आप क्या बनाइए, चीफ मिनिस्टर। राज्यपाल इसको इलेक्शन कमीशन से वेरीफाई करता है, उसके बाद से फिर एक दिन घोषित करके धूमधाम से शपथ दिलवा दिया जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी। तो इस तरफ से बन गए चीफ मिनिस्टर। तो नियुक्ति चीफ मिनिस्टर के चुनाव के लिए कोई अलग से विशेष व्यवस्था नहीं है। अनुच्छेद 164 राज्यपाल चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर देगा। राज्यपाल उसी व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर नियुक्त करेगा जिसका विधानसभा में क्या हो, बहुमत हो। बहुमत बोले तो 50% +1 सीट उसको क्या हो, प्राप्त हो। एग्जाम्पल हम देखें कहाँ पे, उत्तर प्रदेश 403 सीट है, चुनाव में 255 सीट बीजेपी के पास आया, बहुमत के लिए चाहिए 202, इसके पास ऑलरेडी 255 सीट है, तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बीजेपी के कैंडिडेट योगी आदित्यनाथ को फिर वहां से चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट, एक बिहार का एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद से फिर एक और आपको जहाँ पे मामला फर्स्ट आता है उसको लेते हैं। अगर बिहार की बात करें तो बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ 2020 में, 17वीं बिहार विधानसभा का ये चुनाव था। 2020 में चुनाव हुआ, तो अभी की सिनेरियो बता रहे हैं। तो बीजेपी के पास लगभग 76 सीट है, कोई दिक्कत परेशानी। इसमें सॉरी ऊपर आरजेडी लिखते हैं, आरजेडी के पास 80 सीट है, कोई दिक्कत। बीजेपी के पास चुनाव के पश्चात इसमें लगभग आया इनको 76 सीट के आसपास है, ठीक है। नेक्स्ट जेडीयू, इनकी स्थिति थोड़ा, इनके प्रत्याशी हारे, 55 सीट है, ठीक है। फिर नीचे हम पार्टी और छोटी छोटी पार्टियां हैं नीचे, उसको काउंट कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी। पहले तो इन दोनों का गठबंधन था। अच्छा, बिहार में टोटल विधानसभा की सीट अगर बात करें तो है 243, 243 विधानसभा की सीट है। तो बहुमत के लिए कितना चाहिए, 122। 50% +1 कितना होगा, 122। यानी बिहार में चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आपके पास 122 विधायकों का क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। अब 122 विधायकों का समर्थन होना चाहिए, तो पहले इन दोनों का गठबंधन था, किसका, आरजेडी और किसका, सॉरी बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था। पहले बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था। तो इनको ऐड करेंगे तो 6 5 11 7 5 12 1 131 इसके आसपास सीट, लेकिन इतना था नहीं। एक मिनट हो गया, 79। जेडीयू के पास 45 सीट है, नॉट 55, इनके पास 45 सीट था, कोई दिक्कत। अब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 121। काफी क्लोज मतलब था। जीत के लिए कितना चाहिए, 122,
लेकिन इनके पास सीट का कितना था, 121। लेकिन बहुमत भाई बहुमत ऐसा ही नहीं कि इमोशनल होकर एक ही ना कम है बना देते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो फिर इनको गठबंधन साधना पड़ा। उस समय हम पार्टी हुआ करती थी जीतन राम मांझी की, और भी एक दो छोटी छोटी पार्टियां थी जिनके एक ही दो विधायक हुआ करते थे। फिर इन्होंने उनसे गठबंधन साधे, और साधने के गठबंधन के बाद से फिर एनडीए की सरकार बनी, और चीफ मिनिस्टर जेडीयू के मात्र 45 सीट लेकर ही जेडीयू के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। कोई दिक्कत परेशानी। आगे चलकर बीजेपी के साथ इनका गठबंधन क्या हो गया, टूट गया। संपर्क साधे ये कहाँ से, तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव से संपर्क साधे तो 8 4 12 125 तो इन्हीं दोनों का लग रहा है भाई, बोलो ना जी। 125 सीट के लिए कितना चाहिए, 122। तो कोई दिक्कत नहीं, धूमधाम से फिर अभी भी नीतीश कुमार क्या है, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो मतलब बिहार में ऐसा कहा जाता है कि जब भी सरकार बदलती है तो केवल उप मुख्यमंत्री बदलता है, मुख्यमंत्री वही रहता है। तो पहले दूसरे कोई थे, अब तेजस्वी यादव है। मुख्यमंत्री तो क्या है, वही है, नीतीश कुमार ही है। कोई दिक्कत परेशानी। तो इस प्रकार से क्या फोटो क्लिक कर रहा है जी, तुम बाद में खींच लेना, उसको रख दो। अभी क्या बता रहे थे, फिर चीफ मिनिस्टर का इस प्रकार से चुनाव। तो अभी जो नीतीश कुमार है आरजेडी के समर्थन के साथ ये अभी सत्ता में बने हुए हैं। सामान्यतः ऐसा कहीं देखा नहीं जाता है कि जिसका सीट ज़्यादा हो और वो उप मुख्यमंत्री हो, लेकिन कभी कभी राजनीति, ये बोले ही थे आपको, राजनीति में कुछ भी संभव है। जब हस्बैंड वाइफ दो अलग अलग पार्टी से हो सकते हैं तो फिर ये राजनीति में तो कुछ बात ही अलग है। तो मात्र 45 सीट लेकर नीतीश कुमार दो बड़े बड़े पार्टियों को अपने उंगली पड़ना चाहते हैं, कभी बीजेपी के साथ गठबंधन तो कभी आरजेडी के साथ गठबंधन। अभी महाराष्ट्र में भी कुछ इसी प्रकार से कंडीशन है। महाराष्ट्र में बीजेपी के पास 105 105 सीट है, एकनाथ शिंदे के पास मात्र 3738 ही विधायक है, तब भी बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस वहाँ पे उप मुख्यमंत्री है, नॉट मुख्यमंत्री। बात समझ रहे हैं ना। तो कभी कभी ऐसा मामला फंस जाता है कि पार्टी का इतना सीट होने के बावजूद भी थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए ऐसा कुछ घटित न घटाए हो जाती है। तो बिहार में ये कंडीशन है, अभी आरजेडी के साथ ये है। नेक्स्ट, अगर किसी पार्टी को बहुमत न मिले, मान लीजिए कि तो फाइनल डाटा लिख दिए कि बहुमत मिल गया। अब किसी पार्टी को, मान लीजिए कि गोवा में चुनाव हुआ, गोवा में, ये गोवा चुनाव 2017 का एग्जाम्पल ले रहा है, कोई दिक्कत परेशानी। अब यहाँ पे चुनाव हुआ, 40 सीट है यहाँ पे विधानसभा का, 40 सीट है विधानसभा का। अब इसमें बहुमत के लिए कितना चाहिए, 21, पता ही आपको, 50% + 1। चुनाव हुआ तो सिनेरियो कुछ इस प्रकार से बना, और कांग्रेस को यहाँ पे मिला 18 सीट, और बीजेपी को मिला यहाँ पे 12 सीट, और बाकी यहाँ पे थे निर्दलीय कुछ एका दुक्का छोटा मोटा पार्टी का था। अब किसी को भी फुल मेजोरिटी नहीं मिला, क्योंकि फुल बहुमत के लिए कितना चाहिए, 21। तब यहाँ पे राज्यपाल की भूमिका बढ़ जाती है। बोले ना, राज्यपाल कभी स्व विवेक का इस्तेमाल करता है, तो वो स्व विवेक यहीं पे अब उसको दिखता है। हालांकि वो विवेक कुछ नहीं होता है, ऊपर से ही कंट्रोल है, क्योंकि आपको पहले से ही बता रखा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, मंत्रिपरिषद के प्रसाद पर्यंत वो कार्य धारण करता है, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। तो कहने के लिए वो राज्यपाल है, लेकिन बोले तो इसकी दोहरी भूमिका, एक सरकार सेंट्रल के भी बात को मानना होता है, दूसरा राज्य का तो संवैधानिक प्रमुख है। तो इस समय जो सेंट्रल में पार्टी होती है उसका थोड़ा सा बढ़त मिल जाता है भाई, क्योंकि राज्यपाल उसी का है। तो सामान्य कंडीशन में ये मतलब संविधान में ऐसी धारणा रखी गई है कि जब भी किसी पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं मिले, तब राज्यपाल की पहली जिम्मेदारी है कि वो सबसे बड़ी पार्टी को पहले क्या करे, आमंत्रित करे कि आप सरकार बनाइए। सरकार बनाने के पश्चात कुछ दिन का समय दिया जाएगा उनको कि इस टाइम पीरियड में आप अपना बहुमत क्या कर दीजिए, सिद्ध कर दीजिए। आपने बहुमत सिद्ध करके कहीं गठबंधन करके 21 सीट पे पहुंचा दिए, तो फिर आपकी सरकार कंटिन्यू करेगी, अदरवाइज आपकी सरकार क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कोई दिक्कत। अगर ये बनाने से मना करे सरकार, तब राज्यपाल अपने स्व विवेक का इस्तेमाल करते हुए हो सकता है कि उससे छोटी पार्टी को क्या कर दे, आमंत्रित कर दे कि आपको लगता है कि आप गठबंधन से सरकार बना सकते हैं, तो आप सरकार बनाइए। और आप सरकार बनाइए, उनको भी एक टाइम पीरियड दिया जाएगा कि इतने के बीच में अपना बहुमत सिद्ध कर देते हैं तो आगे आप कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज आपकी मतलब ये क्या हो जाएगा, समाप्त। तो कायदे से देखें तो यहाँ पे किसको बुलाना चाहिए, कांग्रेस को। लेकिन 2017 में आपको पता है कि मोदी जी सेंटर में थे ही, 2014 में ही चुनाव जीत कर आ गए थे, सब राज्य में राज्यपाल ही अपने ही हैं, बोलो ना जैसा। तो इन्होंने इनको कांग्रेस को न बुलाया और बीजेपी के आमंत्रित कर दिया। मनोहर पार्रिकर उस समय सेंट्रल में डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, यहाँ से त्याग पत्र देकर गए, क्योंकि मनोहर पार्रिकर एक दावेदार नेता थे गोवा में, बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो गोवा गए, वहाँ पे मतलब चीफ मिनिस्टर के पद पे उनको शपथ दिलवा दिया गया, और राज्यपाल भाई अपना ही है तो बोला कि अच्छा ठीक है 10-15 दिन समय लीजिए और उसके बाद से बहुमत सिद्ध कर लीजिएगा। उसके बाद से बीजेपी तो आप समझते ही हैं, अमित शाह गठबंधन करने में महारत हासिल है ही, फटाफट जितने निर्दलीय सदस्य हैं उसमें तो धड़ाधड़ एकदम गठबंधन हुआ।
और कांग्रेस 2 सीट नहीं जुटा पाई और ये लोग 9 सीट जुटाकर और 5 साल सत्ता भी खत्म हो गया है। ठीक है, 2022 में भी न्यू इलेक्शन हो गया, वहाँ पे बीजेपी को मतलब बहुमत अभी मिल गया है, कोई दिक्कत परेशानी, बात समझ रहे हैं ना। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये सब वाकया जब चल रहा था तो ये सब मतलब अच्छा यहाँ पे तो ये दिखा दिया कि इनके पास बहुमत था, क्योंकि इनको अब बहुमत था नहीं। फिर भी कांग्रेस इस पर ऑब्जेक्शन किया कि कांग्रेस हमको बुलाना चाहिए था, मेरे पास 18 सीट था, पहले हमको मौका देना चाहिए। लेकिन राज्यपाल जिसका है उसी के तरफ माहौल बन जाता है, कोई दिक्कत परेशानी। इसके अलावा अब कर्नाटक में चुनाव हुआ, सेमी कंडीशन में थोड़ा सा कर्नाटक में चुनाव हुआ। कर्नाटक में चुनाव हुआ तो बीजेपी के पास यहाँ पे 105 या 106 के आसपास सीट थी, जो बहुमत से लगभग 12-13 सीट यहाँ पे कम था। दूसरी तरफ जेडीएस और कांग्रेस का गठबंधन था, जेडीएस और कांग्रेस का गठबंधन था जो बहुमत को फाइनल कर रहा था। पहले से गठबंधन नहीं था, लेकिन बाद में इन्होंने गठबंधन कर जो बहुमत था उसको क्रॉस कर गए थे। लेकिन फिर भी चूंकि राज्यपाल अपना था तो सबसे पहले किसको बुलाया गया? बीजेपी को। क्या आप आइए, अगर सरकार गिर जाती है तब उन लोगों को मौका दे दिया जाएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत परेशानी। बाद में लोग बना, सरकार भी गिरी, फिर जेडीएस कांग्रेस का कुछ दिन बना, फिर थोड़ा सा इधर उधर हो गया। तो वर्तमान में कर्नाटक में तो हालांकि बीजेपी की ही सरकार है, कोई दिक्कत। जब ये सब वाकया चल रहा था तो इस समय बिहार में भी कुछ ऐसा ही तेजस्वी यादव ने डिमांड किया कि भाई सबसे बड़ी पार्टी हमको भी यहाँ पे बुलाइए। तो फिर तो राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई राज्यपाल किसका है। तो सामान्य कंडीशन में क्या है कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को क्या करता है? चीफ मिनिस्टर नियुक्त करता है। परंतु अगर बहुमत प्राप्त नहीं होता है किसी पार्टी को तो सबसे बड़ी पार्टी को बुलाएगा, लेकिन इसका भयानक पैमाने पर उल्लंघन होते रहता है, क्योंकि जिस पार्टी का राज्यपाल होगा वो अपने हिसाब से सारी चीज़ों को मैनेज करता है। सेंट्रल भी चाहती है कि पहले अपना पूरा जितना दम लगा सकते हैं उसको हम क्या कर ले, लगा ले, उसके बाद से नहीं होगा तो फिर छोड़ दिया जाएगा, भाई कांग्रेस आप सरकार बना लीजिए। बोलो ना जस लो, लिखिए। आप हेडिंग डाले थे मुख्यमंत्री की नियुक्ति। संविधान में डैश से लिखिए, संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति एवं निर्वाचन के लिए, संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति एवं निर्वाचन के लिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति एवं निर्वाचन के लिए, निर्वाचन के लिए किसी विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति एवं निर्वाचन के लिए किसी विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, किसी विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, पूर्ण विराम। केवल उसमें लिखे केवल अनुच्छेद 164 में, केवल अनुच्छेद 164 में, अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि, अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि, कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, नियुक्ति करेगा, नियुक्ति करेगा, पूर्ण विराम। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि, पूर्ण विराम के बाद, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्यपाल, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दे, राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दे, किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दे, पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करके लिखे, संसदीय व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा, राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा जिसका राज्य विधानसभा में बहुमत हो, जिसका राज्य विधानसभा में बहुमत हो, जिसका राज्य विधानसभा में बहुमत हो, बहुमत हो, पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करके, लेकिन यदि किसी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो, लेकिन यदि किसी दल को, लेकिन यदि
किसी दल को, लेकिन यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो, किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो, स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग कर, स्पष्ट बहुमत न हो तो राज्यपाल स्वविवेक का इस्तेमाल कर सकता है। राज्यपाल स्वविवेक का इस्तेमाल कर सकता है, स्वविवेक का इस्तेमाल कर सकता है, पूर्ण विराम। उसी में लिखिए, ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल, ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेता को, सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेता को, या दलों के समूह के नेता को, दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और 1 माह के भीतर बहुमत साबित करने के लिए कहता है, और 1 माह के भीतर बहुमत साबित करने के लिए कहता है, 1 माह के भीतर बहुमत साबित करने के लिए कहता है, बहुमत साबित करने के लिए कहता है, पूर्ण विराम। बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे तो सामान्य कंडीशन में बताए कि बहुमत दल का क्या होगा, नेता। किसी पार्टी को बहुमत न मिले तो सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री क्या कर देगा, नियुक्त कर देगा, और 1 माह के भीतर उसको बहुमत सिद्ध करने के लिए कहेगा। बहुमत सिद्ध कर देता है तो आगे कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज उसकी सरकार क्या हो जाएगी, समाप्त। नेक्स्ट, अब प्राइम मिनिस्टर के साथ भी देखे थे, वो से सारी बातें चीफ मिनिस्टर पे अप्लाई हो जाएगी। जैसे कोई जरूरी नहीं है कि जब चुनाव जीते उस समय ही बहुमत सिद्ध हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहले बहुमत सिद्ध होगा तब चीफ मिनिस्टर बनेगा, नहीं। पहले चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति होगी, बाद में एक गिवन टाइम पीरियड पर अपना वो बहुमत क्या करेगा, सिद्ध करेगा। प्राइम मिनिस्टर के साथ भी ऐसा ही था, पहले प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति होगी, बाद में वो अपना बहुमत क्या करेगा, सिद्ध करेगा। दूसरी बात, कोई बिना चुनाव जीते भी कोई चीफ प्रधानमंत्री बन सकता था, कितने माह के लिए, 6 माह के लिए। तो बिना कोई चुनाव जीते चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है, कितने दिन के लिए, 6 माह के। 6 माह के अंदर उसे या तो विधानसभा और कहीं पे विधान परिषद है तो विधान परिषद, दोनों में से किसी एक का भी सदस्यता लेना क्या होगा, अनिवार्य हो, लेकिन बनना पड़ेगा। कितने माह, 6 माह। जैसे प्राइम मिनिस्टर के साथ कंडीशन है वैसे ही चीफ मिनिस्टर के साथ अप्लाई होगा। जैसे 2017 में चुनाव हुआ, उस समय 2017 में चुनाव हुआ तो उस समय योगी आदित्यनाथ लोकसभा के मेंबर हुआ करते थे, वो कहीं से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े थे। तो फिर जैसे ही चुनाव हुआ तो फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो फिर उन्होंने लोकसभा के पद से त्यागपत्र दिया। फिर त्यागपत्र देने के पश्चात वो चीफ मिनिस्टर के पद पर उनको नियुक्त कर दिया गया, हालांकि वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं थे। तो बाद में उन्होंने विधान परिषद, यूपी विधान परिषद से उन्होंने चुनाव जीतकर 6 महीने के अंदर वो चुनाव संपन्न हुआ और वो फिर चीफ मिनिस्टर के पद पे क्या मतलब बने रहे, कोई दिक्कत। तो बिना चुनाव जीते भी 6 माह तक बन सकते हैं। मंत्रियों के साथ और चीफ मिनिस्टर के साथ सेम कंडीशन अप्लाई है। चुनाव जीतने के बाद मंत्री बनने के बाद 6 माह के भीतर आपको, अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद, नहीं तो विधानसभा की सदस्यता आपको लेनी पड़ती। विधान परिषद से सदस्यता लेना थोड़ा सा ईजी होता है, इसलिए सामान्य तो जो हारता है वो विधान परिषद से ही आता है। विधानसभा के लिए फिर कोई सीट खाली करवाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे चुनाव करवाना पड़ेगा। विधान परिषद थोड़ा सा ईजी प्रोसीजर होता है, तो वहाँ से ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहता है, क्योंकि 1/6 सदस्य तो ऐसे ही राज्यपाल मनोनीत करता है, तो मनोनीत ही डायरेक्ट करवा लीजिए और चीफ मिनिस्टर के पद पे बने रहे। तो ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत परसेंट। नेक्स्ट हेडिंग डाली, नेक्स्ट किसको, बिना शपथ लिए कैसे चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे जी। हेडिंग लिखो, शपथ, मुख्यमंत्री का शपथ, मुख्यमंत्री का शपथ, मुख्यमंत्री का शपथ। जैसे लिखे, कार्य ग्रहण करने से पूर्व
आर्टिकल मत लिखो। कार्य ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल, कार्य ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्यपाल उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्यपाल उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। शपथ दिलाता है। मंत्री हेडिंग था आपका मुख्यमंत्री का कार्यकाल। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, अतः वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। पूर्ण विराम। और पूर्ण विराम के बाद लिखे, इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यपाल जब चाहे मुख्यमंत्री को हटा दे। इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यपाल जब चाहे मुख्यमंत्री को हटा दे। राज्यपाल जब चाहे मुख्यमंत्री को हटा दे। पूर्ण विराम। उसी में लिखिए, जब तक मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, जब तक मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, राज्यपाल नहीं हटा सकता है। मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, राज्यपाल उसे नहीं हटा सकता है। राज्यपाल उसे नहीं हटा सकता है। पूर्ण विराम। अब प्राइम मिनिस्टर में भी ये बात लिखे थे कि सामान्य कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगर पूछते आपको एग्जामिनेशन में कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल ऑप्शन में 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष दे दे, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा 5 वर्ष। लेकिन इसका एग्जैक्ट फिगर होगा कि राज्यपाल, राष्ट्रपति का कोई कार्यकाल, मुख्यमंत्री का कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं है, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि राज्यपाल जब चाहे उसको मर्जी हटा दे। रात को सपने में आया कि नीतीश कुमार को हटा देना और सुबह उठा और नीतीश कुमार को हटा दिया, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। जब तक चीफ मिनिस्टर को विधानसभा में बहुमत है, कार्यकाल के भीतर राज्यपाल उसको नहीं हटा सकता है। अगर बहुमत खो देता है या उसकी बहुमत समाप्त हो जाती है, तब राज्यपाल पहले बोलेगा कि आप खुद से हट जाइए, और खुद से नहीं हटेंगे तो फिर जबरदस्ती उनको हटा दिया जाएगा। मतलब राज्यपाल बर्खास्त कर देगा उनको चीफ मिनिस्टर के पद से। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। मुख्यमंत्री की कार्य एवं शक्तियां। मुख्यमंत्री की कार्य एवं शक्तियां। मुख्यमंत्री की कार्य एवं शक्तियां। पहला हेडिंग छोटा सा नीचे डालिए, और मंत्रिपरिषद के संबंध में। मुख्यमंत्री की कार्य एवं शक्तियां, हेडिंग नीचे डाल दीजिए, मंत्रिपरिषद के संबंध में। मंत्रिपरिषद के संबंध में। मंत्रिपरिषद के संबंध में। बोर्ड देखिए, अब देखो ये दोनों प्राइम मिनिस्टर का जो पावर था सेंट्रल के लिए, वही पावर होगा स्टेट के लिए चीफ मिनिस्टर का। वहाँ पे क्या लिखे थे, मंत्रिपरिषद के संबंध में प्राइम मिनिस्टर के बारे में लिखे थे कि ये मंत्रिपरिषद का हेड होता है, यानी मंत्रिपरिषद का मुखिया या प्रधान होता है, प्रधानमंत्री। तो राज्य में मंत्रिपरिषद का हेड कौन हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर। कोई दिक्कत परेशानी। वहाँ पे देखे थे कि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के सलाह पे। तो यहाँ पे मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, किसके सलाह से, चीफ मिनिस्टर के सलाह से। कोई दिक्कत। वहाँ पे देखे थे प्राइम मिनिस्टर की अगर मृत्यु हो जाती है, तो बारात और दुल्हा वाला कहानी तो याद ही होगा। तो प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु हो जाती है तो फिर बारात यानी मंत्रिपरिषद का कोई मतलब नहीं बनता है, पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है, समाप्त। वैसे ही स्टेट में हो जाएगा भाई, चीफ मिनिस्टर अपना त्याग पत्र देता है या मृत्यु होती है या किसी कारण से उसका पद खाली होता है, तो पूरी तरह से मंत्रिपरिषद क्या, समाप्त। बिहार में इसका एग्जाम्पल देखने को मिला, जब बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था तो बहुत सारे मंत्री बने हुए थे बीजेपी से, बहुत सारे मंत्री बने थे जेडीयू से। नीतीश कुमार राय से बोलते तो बीजेपी वाले त्याग पत्र देते कि नहीं देते, इसलिए उतना राय करने की क्या जरूरत है। इन्होंने अपने ही पद से क्या कर दिया, त्याग पत्र दिया। हम चीफ मिनिस्टर के पद से क्या करते हैं, त्याग पत्र। अब जैसे ही त्याग पत्र दिया सभी मंत्री पद खाली। बोलो ना जी, मंत्रिपरिषद क्या, फिनिश। फिर दोबारा से इन्होंने शपथ लिया, तो दोबारा से इन्होंने सभी राज्यपाल को सलाह दिया कि इनको मंत्री बना दीजिए। तो तेज प्रताप यादव, तेजस्वी प्रताप यादव सब लोग क्या हो गए, मंत्री बन गए।
बात समझते हैं ना। तो वो बात एक लिखे थे। दूसरा एक कंडीशन ये भी लिखे थे कि मंत्रिपरिषद का जो भी डिसीजन होगा उसको जाकर इन्फॉर्म करेगा किसको, वहाँ पे था कि राष्ट्रपति को, यहाँ पे इन्फॉर्म करेगा किसको, राज्यपाल को। तो यही 3-4 पॉइंट लिखना है, लिखिए। नहीं, पहला राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश, राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो, जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। सेम बात लिखे थे प्राइम मिनिस्टर वाले में, मुख्यमंत्री ने की हो। दूसरा मुख्यमंत्री ने की हो। दूसरा वह मंत्रियों के विभागों का वितरण एवं फेरबदल करता है। वह मंत्रियों के विभागों का वितरण, मंत्रियों के विभागों का वितरण एवं फेरबदल करता है। मंत्रियों के विभागों का वितरण एवं फेरबदल करता है, फेरबदल करता है। ये बात समझे? मतलब कौन सा व्यक्ति कौन सा मंत्री बनेगा, ये डिसीजन चीफ मिनिस्टर के हाथ पे है। किस मंत्रालय में किसी को, मान लीजिए किसी को वित्त मंत्रालय से हटाकर पुलिस मंत्रालय में भेज देना है तो वहां भेज देगा। मंत्रालय कृषि मंत्री बना देना है तो कृषि मंत्री। तो ये सब फेरबदल करने का भी अधिकार चीफ मिनिस्टर के हाथ में। कहने के लिए संवैधानिक प्रावधान है चीफ मिनिस्टर, लेकिन बाकी पार्टी मिलकर सारी चीजों को क्या करती है, डिसाइड करती है। लेकिन संवैधानिक प्रावधान क्या है कि चीफ मिनिस्टर इन सारी कार्यों को निर्वहन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। वह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। वह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, अतः इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। अतः इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। बैठकों की अध्यक्षता करता है, अध्यक्षता करता है। पूर्ण विराम। अच्छा, बोर्ड पे देखिए। एक कंडीशन तो देखिए कि राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करेगा किसके सिफारिश पर, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। अब मान लो कि किसी को मंत्री के पद से हटाना है, मंत्री के पद से हटाना है तो हटाएगा तो राज्यपाल ही, लेकिन सिफारिश की ना हो किसका होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर का। मान लीजिए कि कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री का बात ही नहीं मान रहा है, तो मुख्यमंत्री बोलेंगे भाई प्रेम से कि आप त्यागपत्र दे दीजिए, हमारा आपका ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। तो राय से त्यागपत्र दे दीजिए तो ठीक, नहीं तो फिर कॉल लगाएंगे राज्यपाल के पास कि महोदय इसको बर्खास्त कर दीजिए, क्योंकि हम ही बोले थे तो आप नियुक्त किए थे, तो हम ही बोल रहा है इसको क्या कर दीजिए, बर्खास्त। तो राज्यपाल तुरंत उसको क्या करेगा, बर्खास्त करेगा, क्योंकि राज्यपाल ये सारा काम करता है चीफ रजिस्टर के सलाह पे। ठीक है। अब लिखे कि मंत्रिपरिषद की अध्यक्ष होता है, इसलिए इसकी बैठकों की क्या करता है, अध्यक्षता। नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट और लिखिए। अपने पद से त्यागपत्र देकर वह पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। अपने पद से त्यागपत्र देकर वह पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। पद से त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। जैसे बिहार में अभी देखे भाई, त्यागपत्र दे दिए, सब खत्म, त्यागपत्र देकर समाप्त कर सकता है। अभी माने काहे देंगे भाई, अभी तो सरकार चल रही है। नेक्स्ट लिखिए। ये बात तो पहले पूरा डिटेल प्राइम मिनिस्टर के चैप्टर में लिखाया जा चुका है ना भाई, कि कोई मंत्री मरता है या उसके पद खाली होता है तो मंत्रिपरिषद पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर उसको भरने के लिए इंडिपेंडेंट है, किसी भी व्यक्ति को नया नियुक्त कर लिया जाए। लेकिन चीफ मिनिस्टर के साथ कोई ऐसा कंडीशन बनता है तो पूरी सरकार क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। फिर से दोबारा नई सरकार का क्या करना पड़ता है, गठन करना पड़ता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, राज्यपाल के संबंध में। नेक्स्ट राज्यपाल के संदर्भ में, यह राज्यपाल के संबंध में लिखिए। राज्यपाल के संबंध में, राज्यपाल के संबंध में डैश से लिखिए। राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच, राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच, राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संबंध का मुख्य कड़ी मुख्यमंत्री है। संबंध का मुख्य कड़ी मुख्यमंत्री है। संबंध का मुख्य कड़ी
मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है, संबंध का मुख्य कड़ी मुख्यमंत्री है, पूर्ण विराम, बोर्ड पर देखिए। मतलब एक तरफ है राज्यपाल और दूसरी तरफ है मंत्रिपरिषद, तो इन दोनों के बीच संपर्क में मुख्य बीच में कौन है? चीफ मिनिस्टर। इधर का डिसीजन इधर पहुंचाएगा, इधर का डिसीजन इधर पहुंचाएगा। बिचवनिया मत समझिएगा इसको, मतलब बीच में लेकिन चीफ मिनिस्टर एक दूसरे के इंफॉर्मेशन को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। इस हिसाब से अब इसका दायित्व भी है, मतलब चीफ मिनिस्टर का दायित्व है कि वो मंत्रिपरिषद के सभी डिसीजन से राज्यपाल को क्या करे? अवगत करवाए। दूसरी तरफ राज्यपाल के पास ही अधिकार है कि वो चीफ मिनिस्टर से खुद ही पूछ ले, बताओ भाई क्या चल रहा है। ये खुद से नहीं बताए तो राज्यपाल अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए चीफ मिनिस्टर से बात पूछ भी सकता है। नेक्स्ट लिखिए, एक लास्ट पॉइंट इसमें और वो मुख्यमंत्री अगला पॉइंट है, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्य निर्वाचन आयुक्त के, राज्य निर्वाचन आयुक्त के, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों, राज्य निर्वाचन आयुक्त के अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करता है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करता है, नियुक्ति की सिफारिश करता है, सिफारिश करता है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। दैट्स इट, ये था आपका पूरा चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अब 2-3 आर्टिकल एक यहाँ पे दिमाग में रखना है, बोर्ड पे देखो। 88 अनुच्छेद 88 में क्या था कि प्राइम मिनिस्टर का दायित्व है कि वो जाकर चीफ मिनिस्टर से राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के डिसीजन से क्या करेगा? अवगत। तो फिर इसमें 89 ऐड करेंगे, बोले थे जैसे 89, तो ये हो जाएगा कितना? 167। तो अनुच्छेद 167 के अनुसार चीफ मिनिस्टर का ये दायित्व है कि सारी डिसीजन को अवगत करवाए किसको? राज्यपाल को। कोई दिक्कत? अनुच्छेद 163 पढ़ लिए थे कि मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है। अनुच्छेद 164 आज पढ़ लिए थे कि भाई चीफ मिनिस्टर की क्या होती है? नियुक्ति वगैरह होती है। कोई दिक्कत परेशानी? तो ये था आपका राज्य के अंतर्गत टॉपिक आपका चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अब राज्य के अंतर्गत अगला टॉपिक आपका आएगा स्टेट लेजिस्लेचर, विधानमंडल के बारे में। ठीक है, तो विधानमंडल के बारे में कल समझेंगे। विधानसभा क्या होता है, विधान परिषद क्या होता है, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन कि क्या, हेलो रुको ना जी, किसी राज्य में विधान परिषद के गठन की क्या प्रक्रिया है, उसको कौन गठित करता है, अभी हाल फिलहाल में कहाँ पे गठन की प्रक्रिया चल रहा है, इन सारी बातों पे डिस्कशन होगा। ओके, मिलते हैं कल, धन्यवाद।